लोगों में सबसे पहली मानसिकता तो यही आई कि आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है, बहुत धीमा काम करता है। आप आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बैन लगा दिया गया है कि आप ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, सिर्फ आयुर्वेद वालों पे। हाँ, सिर्फ आप पाइल्स और फेस्टुला का ही ऑपरेशन करें। वैद्य क्या करता है, वहाँ पढ़ता तो वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद पढ़ने के बाद वो यहाँ आके एलोपैथ करना शुरू कर देता है। जी। कैंसर में भी जी। हम अगर अच्छा वैद्य मिला आपको, तो कैंसर भी अगर ये 5 साल चला रहे हैं तो हम आपको 10 साल चलाएंगे। अच्छा, ऐसा है। हाँ, मतलब परमानेंट इलाज नहीं है। बिना दर्द के आपको पीड़ा भी नहीं होगी। तमाम सारे पशु जो कटते हैं उनका वसा इकट्ठा किया जाता है, एनिमल फैट। हाँ, अच्छा, फैट इकट्ठा किया जाता है और उससे उसके कुछ प्रोसेस करते होंगे, उसका ये लोग घी बना के बेच रहे हैं। तो भूत विद्या करके कि किसी के ऊपर भूत चढ़ जाए तो उसको भी आयुर्वेद सही करता है। तो जो आज के पंडित जी लोग भूत उतारते हैं वो सही उतारते हैं या आयुर्वेद उतारता है? दैव व्यापाश्रय में वही आता है, मंत्रों द्वारा चिकित्सा, कि हम किसी मंत्र से व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं। बोल के मंत्र हमने बोला, सामने वाले की चिकित्सा हो गई, उसका दर्द दूर हुआ। ये जैसे गाँव में मैंने सुना है कि बिच्छू डंक मार देता है तो लोग उसको उतार देते हैं, मतलब मंत्र पढ़ के उतार देते हैं और उसका दर्द खत्म भी हो जाता है। बिल्कुल उतरता है। नमस्कार दोस्तों, एक और पॉडकास्ट में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, और ये ऐसा टॉपिक है जो समाज में छूटता जा रहा है, आयुर्वेदा। क्योंकि हम लोग एलोपैथ की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, क्योंकि हमें 5 मिनट में चीज़ों का उपचार चाहिए होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग आज आयुर्वेद के ऊपर एक वीडियो बनाएं और उसमें आयुर्वेद है क्या और आयुर्वेद हम लोगों के लिए कितना अच्छा हो सकता है उस पर बातें करें। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अमरेंद्र सिंह जी हैं, रामा विश्वविद्यालय कानपुर के आयुर्वेद विभाग के कोऑर्डिनेटर हैं। तो डॉक्टर साहब, वैद्य साहब, आप वैद्य बोलो, वैद्य जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, आपका समय मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और आज जो हम लोगों के साथ हैं क्षितिज भैया हैं और उधर उत्कर्ष भैया। एज यूजुअल मैं तो चलते हैं, इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सही नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वैद्य जी, तो आयुर्वेद के ऊपर ही है। आयुर्वेद कैसे शुरू हुआ, क्यों लिखा गया, और इसका उपयोग आज भी है या नहीं? बिल्कुल। आयुर्वेद, देखिए, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसी समय आयुर्वेद का जन्म हुआ। जब यहाँ धरती पे मानव आए, जीव की उत्पत्ति हुई, तो लोग बीमार पड़ना शुरू हुए जी। तो कुछ लोग वहाँ पहुँचे ब्रह्मा जी के पास जी। उन्होंने कहा कि भाई इनके उपचार की कुछ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो वहीं से स्टार्ट होता है। दक्ष प्रजापति के पास आता है, इंद्र के पास आता है, अश्विनी कुमारों के पास आता है। तो आयुर्वेद मतलब बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। वहाँ से शुरुआत हुई है और उसके बाद फिर उसी जो जड़ी बूटियाँ बताई इंद्र आदि ने या अश्विनी कुमारों से, उसी से लोगों का उपचार शुरू हुआ और लोग स्वस्थ होते गए। आयुर्वेद, आयुधन वेद, 2 चीज़ों से बना है। इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। हाँ, आयुधन वेद इन दो चीज़ों से बना है। आयु प्लस वेद, मतलब वेद के साथ सत्व रज तम जैसे 3 गुण होते हैं, उसी तरह से ये भी आयु का रक्षण करते हुए, हम आयु का रक्षण करते हुए स्वस्थ भी रखें जी प्रत्येक व्यक्ति को। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, एक श्लोक है। मतलब अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, मतलब उसको हमें स्वस्थ ही रखना है, अगले को स्वस्थ ही रखना है जी। और यदि किसी तरह से किसी कारणवश कोई रोगाक्रांत हो जाता है, किसी तरह का रोग आ जाता है, तो उसको भी हम निरोगी बनाएं। बिल्कुल, ये है आयुर्वेद। अच्छा, तो जैसे कहा जाता है कि आयुर्वेद, मैं जो पढ़ रहा था कि आयुर्वेद 5000 साल पहले लिखा गया और एक ऋषि ने उसके बारे में लिखा चीज़ें। तो क्या आयुर्वेद की ज़रूरत तभी थी या आज भी है? आज भी है, आज भी है, उस वक्त भी थी, आज भी है। आज थोड़ा सा आयुर्वेद पीछे चला जा रहा है कुछ सालों से, जब से लोगों की मानसिकता धीरे धीरे बदलती गई जी।
लोगों में सबसे पहली मानसिकता तो यही आई कि आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है, बहुत धीमा काम करता है, रिस्पांस इसका लेट आता है। ये चीज़ें कहीं जाती हैं, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अच्छे वैद्य के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब हम अच्छे वैद्य के पास पहुंचेंगे तो वो जैसे आपको पैरासीटामॉल से रिजल्ट मिलता है जी, सेम उसी तरह जी, बुखार में अमृता सत्व और गोदंती भस्म, ये दोनों मिक्सअप करके दी जाएंगी, सेम रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है उससे पहले आपको रिजल्ट आ जाए, पैरासीटामॉल से भी पहले हम आपके बुखार को दूर कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे पैरासीटामॉल का जो डोज होता है या हम लोग ब्रूफेन जो लेते हैं कि 5 घंटे या 6 घंटे पे उसको रिपीट करना पड़ता है। अगर 12 बजे खाए तो फिर 5 घंटे बाद फिर से उसको खाएंगे। तो क्या आयुर्वेद में भी ये सिस्टम होता है कि अभी आपने खाया तो फिर उसको फिर से रिपीट करना है? तो उसका रिपीट टाइम क्या होता है? वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रोग के ऊपर डिपेंड करता है। तमाम चीज़ों में हम आपको 3-3, 4-4 घंटे पे औषधियाँ देंगे जी, उससे धीरे धीरे आपका रोग सबसाइड हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे आपके मान लीजिए बुखार ही है, सिंपल सी बुखार है, आप पैरासीटामॉल की टेबलेट ले रहे हैं 500 mg की सुबह शाम जी, हम आपको गोदंती और अमृता दो ही चीज़ें, सिर्फ 2 ही चीज़ें मिला के देते हैं 300 मिलीग्राम की मात्रा में, और 4 बार दे देते हैं दिन भर में। संभवतः दूसरे दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, संभवतः दूसरे दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जो पैरासीटामॉल ले रहे हैं वो 3 दिन डॉक्टर कहता ही है कि नहीं 3 दिन आप लीजिए, साइकिल है, उसको आपको 3 दिन लेना है, 4 दिन लेना है जी। इधर नहीं है, इधर हो सकता है ज़रूरत आपको ना पड़े। अच्छा, ये अमृता रिस्ट की है बात? अमृता रिस्ट नहीं, अमृता रिस्ट लिक्विड फॉर्म है। हाँ, और अमृता सत्व उसी का सत्व है। अच्छा, वो टैबलेट फॉर्म में ऐसा कुछ है? पाउडर? नहीं, पाउडर है, पाउडर फॉर्म है। क्योंकि जब कोविड आया था तो हम लोगों ने अमृता रेस्ट खूब पी है, बड़ी टेस्टी। क्या ही टेस्ट, अब क्या ही बता दूं उसका। अमृता से आप नहीं जान पा रहे होंगे, एकदम सिंपल साधारण गांव वाली भाषा में आ जाइए। इसको कुछ लोग वो कहते हैं गिलोय। अच्छा, गिलोय ही अमृता रेस्ट है? गिलोय को ही अमृता कहते हैं। और जैसे यथा नाम तथा गुण कहा जाता है ना, यथा नाम तथा गुणे, तो अमृता जैसे उसका अमृता नाम है तो अमृत समान है भी। वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करने की क्षमता रखती है। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने दवा बताया, गिलोय या अमृता जो भी आप बता रहे हैं। तो अगर गांव का ही अगर गिलोय लिया जाए तो उसको पीने का क्या तरीका है, कैसे पिया जाए उसको? बहुत अच्छा है। एक छोटा टुकड़ा लीजिए, अंगूठे के लगभग मोटा हो, उसको थोड़ा सा काटिए, धुल लीजिए, पीस के सीधे पी लीजिए। और उसका काढ़ा से लिक्विड काढ़ा बना के पी लीजिए। मतलब उसमें कुछ ऐसा स्वाद अनुसार चीनी, नमक ऐसा कुछ मिलाना? अगर ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको कितने दिन तक पीना रहेगा फिर? जैसे मतलब अगर वात पित्त कफ तीनों को मेंटेन करना है? 15 दिन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पीजिए, उसके बाद थोड़े दिन गैप करिए, फिर उसके बाद पीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो। अगर आप बीमार हैं तो वो वैद्य के हिसाब से वो चलेगा, वो डिसाइड करेगा कि आप कई दिन बाद बंद करिए, कितने दिन कितनी क्वांटिटी में आप पीजिए जी। अच्छा, जैसे वैद्य जी आपने अभी वात पित्त और कफ की बात की, ये 3 जो चीज़ें हैं ये आयुर्वेद के अंदर ही आती हैं। इनका ही करेक्शन पे काम करता है आयुर्वेद जी। मेरा सवाल वैद्य जी आपसे ये है कि जो ऋषि धन्वंतरी थे और सुश्रुत जिनको ऑपरेशन के लिए भी माना जाता है कि वो ऑपरेशन उस समय पे करते थे, मतलब आंख में जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है तब के समय में लोगों का वो आंख सही कर देते थे। बहुत सारी चीज़ों का भी, मतलब जो भी आउटसाइड चीज़ें थी, मतलब जो देह में होनी चाहिए, शरीर में होनी चाहिए, उनके अलावा कोई भी चीज़ होती थी तो वो ऑपरेट कर देते थे। उस समय में और आज के समय में आयुर्वेद क्या, जब मतलब तब तो आयुर्वेद के ही हिसाब से ऑपरेशन होता था, तो वो चीज़ आज एलोपैथ ने अपना ली है ऑपरेशन करने वाली। क्या आयुर्वेद में आज भी वैसे ऑपरेशन होते हैं? नहीं, होते नहीं हैं, लेकिन संभव है, हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पे चल रहा है। साउथ में आप जब चले जाएंगे तो वहाँ कुछ वैद्य ऐसे आपको मिलेंगे जो सब कुछ कर रहे हैं। अपने प्रदेश में आप आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बैन लगा दिया गया है कि आप ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, सिर्फ आयुर्वेद वालों पे। सिर्फ आप पाइल्स और फेस्टुला का ही ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, सिर्फ पाइल्स और फेस्टुला का बैन क्यों है? अब चूंकि हम एक तरह से गुलाम हैं, आज भी गुलामी के ही उसमें जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जी। तो एलोपैथ
एलोपैथ 97% पे उसने कब्जा कर लिया है। वो वैद्य जैसे BAMS पढ़ के आता है व्यक्ति, तो वो भी फंस जाता है आने के बाद यहाँ समाज में जब आता है, तो उसको भी भाई परिवार चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए उसको भी धन की आवश्यकता है। बिल्कुल धन की आवश्यकता है। पूरे समाज में ये विकृति फैल गई है कि एलोपैथ से ही हम ठीक होंगे जी, जल्दी रिस्पांस मिलेगा। तो वो वैद्य क्या करता है, वहाँ पढ़ता तो वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद पढ़ने के बाद वो यहाँ आके एलोपैथ करना शुरू कर देता है जी। एलोपैथ जब करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो आयुर्वेद पूरी तरह से टूटता चला गया और एकदम अंतिम सांस ले रहा था। लेकिन वो एक हमें 14 में मिला ऐसा प्रधानमंत्री कि जिसने 2-4 बार लोकसभा तक में भी ये कहा कि नहीं, आयुर्वेद कुछ है और आयुर्वेद से हम कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिससे एक बार फिर से आयुर्वेद फिर से जगना शुरू हुआ है और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, वैसे वैद्य जी जैसे आपने बताया कि इसका उपयोग हम पाइल्स और फेस्टुला में करते हैं, तो वो तो काफ़ी ही एक कोमल अंग है शरीर का हर किसी के, तो उसमें एक विधि है छार सूत्र विधि। हाँ, छार सूत्र। ये हमने तो जहाँ तक मैंने जो जाना है कि यहाँ पे अपने आसपास में BHU IIT BHU में होता है। तो जब हम इतने क्रूशियल पार्ट का ऑपरेशन हम आयुर्वेद के थ्रू कर सकते हैं, तो और बाकी किसी पे इतना सारा रोग क्यों लगा? हाँ, बिल्कुल आउटर पार्ट तो हम लोग कहा था तो मजबूत कर है ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ एलोपैथ फेल हो रहा है। एलोपैथ फेल हर जगह लगभग हो गया है आयुर्वेद के उसमें, जहाँ हमको मिला है कि आप कर सकते हैं, वहाँ एलोपैथ बहुत पीछे हो जा रहा है। लेकिन जहाँ हमको मान्यता है ही नहीं, वहाँ हम लोग पीछे हो जा रहे हैं भाई। तो चूँकि इसमें पाइल्स फेस्टुला में दोनों में स्थिति ये हो जा रही है कि आप एलोपैथ विधि से आपने ऑपरेट करवाया, कुछ ही दिन बाद वो फिर से आ जाता है, फिर से हो जाता है, फिर से आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। परमानेंट निवारण नहीं है, परमानेंट निवारण नहीं है, क्यूरेबल नहीं है वहाँ। लेकिन इधर जब आप छार सूत्रा से आप करवाते हैं तो एक ही बार में क्योर हो जाता है जी, उसके पूरे प्रोसेस। हाँ, अच्छा, कुछ एलोपैथ के डॉक्टर हैं, जैसे मेरे यहाँ रामा विश्वविद्यालय में ही, रामा विश्वविद्यालय में MBBS भी है। तो MBBS MS जो हमारे यहाँ हैं सर्जन हैं, आज वो डीन भी हैं, वो उनके पास अगर पाइल्स फेस्टुला का कोई पेशेंट आता है, वो अच्छे हैं, वो तुरंत हम लोगों के पास भेज देते हैं कि नहीं, आप वहाँ जाइए, आयुर्वेदा में जाइए, हम यहाँ नहीं करेंगे। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आयुर्वेद के पास भेज रहे हैं, पेशेंट भी भेज रहे हैं, लेकिन तमाम सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि नहीं, उनके पास जाना ही नहीं, वो तो आपको जहर खिलाएंगे। ये आपने जैसे कहा कि एलोपैथ के पास इलाज नहीं है, आयुर्वेद के पास पाइल्स का परमानेंट इलाज है, लेकिन आज तो एलोपैथ कैंसर की भी दवा बना लिया है। नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, कैंसर की दवा नहीं बनी है। कुछ CAR-T सेल करके एक थेरेपी होती है, जैसे ब्लड कैंसर वो लोग कर तो एलोपैथ ही रहा है। हाँ, कर तो एलोपैथ ही रहा है, एलोपैथ कर रहा है। लेकिन हम कैंसर में भी जी, हम अगर अच्छा वैद्य मिला आपको, तो कैंसर भी अगर ये 5 साल चला रहे हैं तो हम आपको 10 साल चलाएंगे। अच्छा, ऐसा है। हाँ, मतलब परमानेंट इलाज नहीं है, बिना दर्द के आपको पीड़ा भी नहीं होगी। जो इधर कीमो की कीमो में तो पूरा शरीर टूट जाता है, पूरा शरीर टूट जाता है, एक एक बाल झड़ जाते हैं। सही है। वो सब नहीं होगा इधर आयुर्वेद में। अच्छा वैद्य जी, जो मेरा इसी पे, क्योंकि अभी जो बात होने लगी हम लोगों की एलोपैथ और आयुर्वेदा को लेकर के, तो जो मेरा सवाल यही है कि आयुर्वेद का जो चिकित्सा है और ये पश्चिमी चिकित्सा से किस तरीके से अलग है, इस बारे में बताइए कुछ। पश्चिमी चिकित्सा मतलब एलोपैथी हो गई? हाँ, बिल्कुल वही हो गई। पश्चिमी चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों में अंतर ये है कि हम वात पित्त कफ 3 को लेके काम करते हैं, उसी में हम बढ़ाते जाते हैं। वातज पित्तज कफज इस तरह से बढ़ता जाता है। सन्निपातज वो सिर्फ एक सिम्टम पकड़ते हैं, उसी पे इलाज करते हैं। और एक दवाओं के एक टैबलेट आपको पकड़ाएंगे। आपकी बीपी ले लीजिए जी, बीपी की टैबलेट देते हैं, बीपी शुरुआत करते हैं, आपकी किडनी फेल करवाते हैं, फिर लीवर फेल करवाते हैं, हृदय रोगी बनाते हैं। हम आपको बीपी की टैबलेट पहले तो हम प्रयास करेंगे कि हम दें ही ना। अच्छा, आपको हम बीपी से ऐसे ही दूर कर दें, मतलब बीपी आपकी ऐसे ही नॉर्मल हो जाए। कुछ खान पान और योग ध्यान प्राणायाम कुछ हम बता के, और बीपी हम आपकी नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे।
बहुत सामान्य सी विधि है कि अगर 180 के आसपास बीपी आपका पहुंच गया है, एकदम सामान्य सा एक है त्रिफला, सबको पता है त्रिफला। नहीं, मैं नहीं सभी जानता ये त्रिफला बताइए। त्रिफला चूर्ण, हाँ त्रिफला चूर्ण क्या सभी चीज़ होता है ये त्रिफला? त्रिफला में 3 चीज़ें हैं, अम्लकी, हर्तकी, विविधकी, 3 चीज़ें हैं। सिर्फ आंवला लीजिए, उसे आटे टाइप का गूंथिए हाँ। और अपने चोटी पे रख लीजिए। अच्छा। हाँ, थोड़ी देर में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपको खाना भी नहीं है। तो हम इस तरह से आयुर्वेद इस तरह से आपके रोग को दूर करने का प्रयास करता है। उधर आपको एक टेबलेट पकड़ाएंगे, 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, 6 होती है, मुट्ठी भर लोग टेबलेट खाते हैं और एक बीमारी के बजाय 10 बीमारी, और 10 बीमारी के बाद वो कहाँ जाता है आप जानते हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आंवला लेकर के चोटी पे रख ले तो वीपी डाउन हो जाएगा, तो जैसे आंवला नहीं, त्रिफला। हाँ, त्रिफला। त्रिफला को आटे जैसा गूंथना है, हाँ, थोड़ा सा 10 ग्राम 15 ग्राम गूंथ लेना है और सर पे रख लिया, चोटी पे रख लेना है आपका। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे बीपी की आपने बात किया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया या हाई शुगर हो गया, आज के समय में ये बच्चों में भी पाया जा रहा है। बच्चे पैदा होते हैं उनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की, तो इसका परमानेंट उपचार है क्या आयुर्वेद के पास? हाँ, बिल्कुल, इसका भी उपचार परमानेंट है। आपको ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करना होगा, सत्व को ऊपर उठाना होगा, सत्व और क्या है? कुछ सत्व मतलब खान पान पे ध्यान देना है। जी, खान पान पे ध्यान देना है, और उसके बाद कुछ औषधियाँ कुछ दिन चलेंगी और फिर हाँ बंद ये हो खत्म जाएगी, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा वैद्य जी, अगर इसका परमानेंट इलाज है तो किस वजह से वो हमारे सामने नहीं आ रहा है और किस वजह से वो दबाया जा रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि जैसे ये जो 2 बीमारियां, खासकर बीपी, हाई बीपी और हाई शुगर, ये काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट कर रही है बहुत बड़े लेवल पे। एलोपैथ पूरी तरह से हावी हो चुका है, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से हावी हो गई है, ये आयुर्वेद को उठने ही नहीं दे रही है ना। उधर 97% जो चिकित्सा क्षेत्र का जो बजट है, 97% अकेले आयुर्वेद के एलोपैथ के पास जाता है, और 3% में आपका योग है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है और यूनानी है। इन चार लोगों को 3% में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे आयुर्वेद बढ़ेगा? सही है। अच्छा, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि बुखार आप एक दिन में उतार सकते हैं ऐसा करके, जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि किसी को अगर हार्ट अटैक आया है तो एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है, उसको देते हैं, गोली होती है, मतलब अगर हाँ बचना होता है तो फिर आदमी बच जाता है, नहीं तो भाई जिसको मरना हो तो मरेगा, उसको बचा नहीं सकते हैं। आयुर्वेद के पास कुछ ऐसा है कि इंस्टेंट, तुरंत अगर किसी को हार्ट अटैक है, दिल का दौरा पड़ा या कुछ भी ऐसी बड़ी बीमारी जैसे मिर्गी हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी ऐसा हुआ तो वो किस तरीके से इंस्टेंटली उससे रिलीफ दे सकता है? क्योंकि जैसा अभी आप चर्चा हो रही थी हम लोगों की, तो उमेश ने ही बोला कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा समय लग जाता है इन सारी चीज़ों में। जैसे अभी हमने 2 चीज़ों में बताया आपको, आपके बीपी में हाँ तुरंत क्विक रिजल्ट, दूसरा आपको बुखार में भी हमने बताया क्विक रिजल्ट। हाँ। उसी तरह से सेम अगर हृदय में कोई दिक्कत आई है तो उसी भांति इसके लिए भी क्विक रिजल्ट के लिए है, औषधियाँ हैं, लेकिन उस समय उस रोगी को हमें देखना होगा, उस हार्ट अटैक उसे आया क्यों है, वात पित्त कफ वहाँ भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको देख के हम उसकी चिकित्सा करेंगे और वो रिजल्ट आएगा। जैसे सार्बिट्रेट से आता है, सेम उसी तरह से इसमें भी आता है। अच्छा। आएगा। वैद्य जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने हर प्रश्न में हम लोगों के वात, पित्त और कफ को जोड़ा है। हाँ। मेरे पास इसको लेकर के एक सवाल भी था कि वात, पित्त, कफ क्या है, स्वास्थ्य पर कैसे ये प्रभाव डालता है, इसको थोड़ा सा हम लोगों को एलैबोरेट करके बताइए। वात और वात, पित्त, कफ। हाँ। वात इनके तीनों के स्थान हैं। नाभि के नीचे वात का स्थान हो गया, नाभि से लेके हृदय तक पित्त का स्थान, और हृदय से लेके चोटी का अंतिम भाग, ये आपका कफ का स्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। जब मौसम चेंज होता है जी, ऋतु संध्या काल जो आती है, जी। एक ऋतु दूसरे ऋतु में पहुंचती है, तो उस समय अधिकतर लोगों को एक बीमारी होती है जुकाम की। हाँ। जुकाम होता है, फिर बुखार आता है। हाँ। इन बीमारियों से मुक्ति का भी इसी में अभी बता दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वात, पित्त, कफ, वात के 80 रोग
पित्त के 40 और हाँ बस इतने वात में 80 रोग होते हैं 80 प्रकार के और पित्त में 40 और कफ में 20। तो आदमी बचेगा कि मर जाएगा। इन तीनों का संतुलन आपको करना है। आप संतुलित रखेंगे, रोगी ही नहीं होंगे। अब उसके संतुलन के लिए जैसे कोरोना काल में एक औषधि आई थी, एक तेल आया था, अणु तेल की खूब चर्चा हुई। हाँ, लोग नाक में डाल रहे थे। हाँ, लोगों ने खूब डाला। ठीक, अब हम हृदय के ऊपर का रोग हो ही ना, जुखाम होता है, उसके बाद ही बुखार आता है। तो जुखाम हो ही ना, हमें साइनस की प्रॉब्लम हमें हो ही ना, हम सुबह नित्य उठें और 2 बूंद 1 बूंद दोनों नाक में डाल दें तेल, इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। साइनस, हाँ, साइनस की बीमारी, एलर्जी जो है, हाँ, एलर्जी से मुक्त हो जाएंगे। एलर्जी नहीं होगी जी। एलर्जी ही नहीं, आप जैसे बाहर जा रहे हैं, तमाम धूल के कण, तमाम प्रदूषण अंदर जा रहा है, प्रदूषित धुआं अंदर जा रहा है, आप सुबह 2 बूंद डाल के निकलिए, ये सब बाहर ही रह जाएगा, अंदर आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो मतलब ये नाक में डालने से ये इस तरीके से चीज़ों को रोकेगा। अणु तेल, देखिए, अणु तेल डालेंगे, यदि समय से पड़ने लगा, हम भी बाद में बने वैद्य, तो तमाम सारी चीज़ें हमको बाद में पता चली। यदि ये समय से डाला जाए तो आपके बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दी। आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आपके चेहरे पे हमेशा शाइनिंग बनी रहेगी, ये अणु तेल डालने से। और ये अणु तेल डालिए या सरसों का ही सामान्य तेल, सरसों का ही तेल आप ऐसे लगा के चले जाइए। अच्छा, मैं इसमें अपनी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, मुझे सरसों का तेल सूट नहीं करता है, मेरा पर्सनल। और तेल ले लीजिए, तिल का तेल लीजिए। हाँ, अगर आपको सरसों का तेल नहीं सूट कर रहा है, तिल तेल ले लीजिए। तो ये अणु तेल मिलता कहाँ पे है, अगर हमको चाहिए तो? किसी भी शॉप में मिल जाएगा, किसी भी शॉप, हाँ, आपने जो किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। बाल वाली बात करी, तो आज के समय में काफ़ी लोगों की समस्या है कि बाल झड़ जाता है, लोगों का बाल सफ़ेद होने लगते हैं, और हो सकता है हमारे उसके पीछे कई कारण हैं। हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या दोनों गड़बड़ हो गई है, हमारा खान पान गड़बड़ हो गया है, हम हर चीज़ में यूरिया और पेस्टिसाइड खा रहे हैं जी। एक कारण वो भी है, हमारा जो बाल झड़ रहा है। आदमी स्ट्रेस में है, पूरा दिन वो कुछ काम कर रहा है और रात भर जग रहा है, सो ही नहीं रहा है, वो नींद ही नहीं आ रही है। हाँ, ये तो है। तो जब हम प्रॉपर, हमें निद्रा भी प्रॉपर लेनी है। मेरा एक क्वेश्चन था इस पे, चलिए मैं इसी में पूछ ले रहा हूँ आपसे कि आयुर्वेद क्या अनिद्रा और सही तरीके से ना सोने के ऊपर भी कोई ऐसी दवा देता है या कुछ इनका रेमेडी होती है? हाँ, बिल्कुल है, रेमेडी है। क्योंकि आपने ना सोने पे बोला, तो ये मैं क्वेश्चन उसमें जोड़ रहा हूँ अपना। बिल्कुल है। आप सुबह देखिए, सबसे पहला तो खान पान गड़बड़ है। खान पान गड़बड़ इस तरह से है कि हम सुबह भोजन करते ही नहीं, हम दोपहर में करते हैं 1 बजे। हाँ, ठीक, इससे हमारा वात प्रकोपित हो रहा है, वात प्रकोप हो रहा है। हम एक जठराग्नि होती है जिससे खाना पचता है। जठराग्नि में जब खाना पचता है तो जठराग्नि जलती कब है, प्रज्वलित कब होती है? वो सूर्योदय के साथ प्रज्वलित होती है। सूर्योदय हुआ इधर हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हुई, धीरे धीरे उसका तीव्रता उसकी बढ़ती जाती है। 2.5 घंटे 3 घंटे तक वो तीव्र होती है, उसके बाद जठराग्नि मंद होती चली जाती है, फिर हमारा खाना पचता नहीं है। तो ठीक, खाना पचाने के लिए हमें सुबह भोजन करना चाहिए, 9 साढ़े 9 बजे तक भोजन भरपेट कर लेना चाहिए। आपको जो भी खाना है, 4 रोटी के बजाय 5 रोटी आप खा जाइए, वो पच जाएगा। लेकिन आप 9:30 के बाद जब आप खाएंगे, 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 से 2 के बीच में आज भोजन लोग कर रहे हैं, वो खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है, वो जाके सड़ रहा है, इसलिए आपको तमाम सारी बीमारियां हो रही हैं। फिर उसके बाद जब आपको 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे भूख लगती है तो कुछ थोड़ा बहुत आप नाश्ता कर सकते हैं, नाश्ता कर लीजिए। जो आप नाश्ता सुबह कर रहे हैं वो नाश्ता आपको दोपहर में करना है। फल वल हो गया जैसे, हाँ, फल खा लीजिए। मतलब और खाना शाम को फिर सूर्यास्त के 2.5 घंटे तक फिर आपको भोजन कर लेना है। मतलब सूर्यास्त के बाद? हाँ, सूर्यास्त हुआ, उसके 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपको भोजन कर लेना 6 के आसपास हो जाता है, मतलब 8 बजे तक। हाँ, 8 बजे तक हर हालत में खाना खा लेना है। 7 साढ़े सात तक भोजन आपको कर लेना चाहिए। भोजन दोबारा गर्म नहीं होना चाहिए,
अच्छा। आजकल लोग ओवन रखते हैं, ओवन में माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाते रहते हैं। सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह, इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं करना चाहिए चूँकि दोबारा नहीं गर्म होना चाहिए। दोबारा आप गर्म करेंगे तो उसकी जो पौष्टिकता है वो खत्म हो गई। अच्छा, वो जहर के रूप में परिणित हो गया। तो वैद्य जी ये बताइए, जैसे आज के समय में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनको बताया जाता है देसी हैं, लेकिन वो विदेशी रूप में हमको परोसी जाती हैं। जैसे देसी घी हो गया, जो एक्चुअल देसी घी है वो तो मिलता नहीं है, पैकेट में नहीं है, और इतना ज़्यादा तो कहीं ना, मतलब इतना प्रोडक्शन भी नहीं होता है कि हाँ मतलब किलो के हिसाब से बिक रहा है। दूध जो हम पीते हैं नॉर्मल, जो असली गाय का मतलब तुरंत निकल के आ रहा है, उसमें और पैकेट वाले दूध में बहुत अंतर होता है। हाँ। क्योंकि उसमें एक, मैं तो देख रहा था कि एक डेयरी पे एक वो मीटर रखते हैं, उसको डालते हैं तो दूध की वैल्यू पता चल जाती है कि उसमें कितना पानी मिला है, कितना नहीं मिला है। तो उसको वो वहां तक पानी मिलाते हैं जहां तक वो मीटर कैप्चर नहीं कर पाता है कि पानी मिला है कि नहीं मिला है। तो जो देसी चीजों का विदेशीकरण करके हमको परोसा जा रहा है, प्लास्टिक के पैकेट में दूध आ रहा है, इस सब का क्या नुकसान पड़ता है एक ह्यूमन बॉडी पे? प्लास्टिक पे तो अभी रिसर्च भी आई थी, सीधे वो कैंसरस है, कैंसर बना रहे हैं। और ये इनका तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है, इनका एक उद्देश्य ही है, पहले बीमार करो, अच्छा फिर इलाज करो, फिर इलाज करो। पैसा कमाना है। इनका उद्देश्य है। ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं। इनका ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, आप स्वयं देखिए, तमाम सारे रिसर्च बाद में आते हैं कि ये दवाएं आई, पहले खिलाई गई और खिलाने के बाद उसको कहते हैं नहीं, ये फला जगह पे इफेक्ट डाल रही हैं, इनको आप बंद करिए। जी। अच्छा, आप तो कानपुर में ही समय पोस्टेड है। कानपुर में ये घी तेल इन सब का बड़ा हब है बनने का, बहुत बड़ा हब है, बड़ा सस्ता वहाँ पे मिलता है। 500 रुपये किलो घी मिल जाता है। कैसे मिलता है ये हम नहीं समझ पाए आज तक, कैसे मिल रहा है। ये जो सुनने में आया है हमें, उसमें सुनने में आता है कि वहाँ जो इसकी फैक्ट्रियाँ हैं, चमड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ तमाम सारे पशु जो कटते हैं उनका वसा इकट्ठा किया जाता है, एनिमल फैट। हाँ, अच्छा, फैट इकट्ठा किया जाता है और उसके कुछ प्रोसेस करते होंगे, उसका ये लोग घी बना के बेच रहे हैं। मतलब हम लोग चर्बी खा रहे हैं। हाँ, चर्बी खा रहे हैं, घी नहीं है, वो घी है ही नहीं है। जो हम लोग बनते हैं कि बहुत बड़े वेजिटेरियन हैं। हाँ, तो अभी मैं रामा में, मेरे पास एक डिपार्टमेंट और है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मेरे ही पास है। मैं अभी एक दवा बना रहा था और उसमें घी की ज़रूरत थी। मैंने उस घी को जमाने का प्रयास किया, जमा ही नहीं घी। अच्छा, मतलब हम ठंडा देंगे, ठंड के मौसम में रखेंगे, हम फ्रिज में रख देंगे तो घी जम जाएगा ना। मान लीजिए बाहर गर्मी है, गर्मी को जैसे पिघलना है उसको, लेकिन वो जम ही नहीं रही है। अब उसमें कोई केमिकल ऐसा डाल दिया गया है कि वो जमेगी ही नहीं। लो, और हमें जमाने की आवश्यकता थी। और एक्चुअल घी का नेचर ही होता है कि हल्का सा भी ठंडा पाएगा तो जम जाएगा। तो अब आप कैसे, मतलब दोनों में अंतर कैसे करेंगे? एक घी आपको मिल रहा है जो पूरे साल, वो कितनी भी ठंडी आ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए, वो पिघलेगा ही नहीं। एक घी ऐसा भी आ रहा है, इसको भी मैंने देखा है कि वो पिघल ही नहीं रहा है, वही बन के जो वहाँ से आ रहा है, जो बन के आ रहा है वो पिघल ही नहीं रहा है। एक घी ऐसा आ रहा है जो जमेगा ही नहीं, आप फ्रिज में रख लीजिए। तो भैया, इसके लिए तो हमें स्वयं को देसी गाय पालनी पड़ेगी जी, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हम शुद्ध दूध और शुद्ध घी खा पाएंगे। आपको मैं एक अपना बताता हूँ लाइफ एक्सपीरियंस। हम लोग जब लखनऊ में रहते थे, बीच में हम लोग कुछ दिन के लिए थे, करीब डेढ़ दो साल के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को एक पैकेट का दूध मिलता था, घर का दूध तो मिलता नहीं था। तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया था कि जब हम पैकेट का दूध लाते थे उसको उबाल लेते थे सुबह और पी लेते थे। फिर अगर दोपहर में वो दूध ठीक है, फिर से अगर हमने गर्म करके पिया, उसमें हमें चीनी नहीं मिलाना पड़ता था, याद है भैया? वो अपने आप मीठा हो जाता था। पैकेट का जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो कहते हैं ना, वो लाल वाला जो पैकेट का था जिसमें बहुत ज्यादा मलाई होती है, क्रीम ज्यादा होती है, वो अपने आप उबालने पे मीठा हो जाता था। वहां पे हम लोगों की आदत छूट गई थी चीनी मिला के पीने की, ये कंडीशन थी वहां पे। तो वैद्य जी, मुझे एक चीज़ और जाननी है। एक विकिपीडिया पे मैं ऐसे पढ़ रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मिला मुझे। चिकित्सयम अष्टांगयम में एक, मतलब ये
बताया गया है कि 8 तरीके के 8 अंग, हाँ 8 अंग हैं चिकित्सक के। 8 अंग, हाँ। उसमें एक अंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जैसा कि हम लोग कुछ पॉडकास्ट में भूत प्रेतों के ऊपर भी बात किए हैं, तो उसमें भूत विद्या करके एक था कि किसी के ऊपर भूत चढ़ जाए तो उसको भी आयुर्वेद सही करता है। तो जो आज के पंडित जी लोग भूत उतारते हैं वो सही उतारते हैं या आयुर्वेद उतारता है? नहीं, देखिए पहले आप तो ये क्लियर करिए, भूत होता है या नहीं होता है? नहीं, भूत होता है, भूत कुछ ऐसी आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं जैसे लोग कहते हैं, तो उसी तरह से है ये। तो इसमें प्रॉपर जब आप अष्टांग हृदय पुस्तक है, अष्टांग हृदय पुस्तक है, चरक भी है। अच्छा। चरक में भी तमाम सारे ऐसे ही श्लोक दिए गए हैं कि तीन तरह की चिकित्सा होती है, युक्ति व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय और सत्वाजय। ठीक, तो युक्ति व्यापाश्रय में हो गई कि हम जो औषधियाँ कलेक्ट करके उनको देते हैं, वो युक्ति व्यापाश्रय हो गई। और दैव व्यापाश्रय में वही आता है मंत्रों द्वारा चिकित्सा, कि हम किसी मंत्र से व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं। ये उसके कैसे हो ऊपर सकता है? होता है मंत्रों से, मतलब हाँ, बोल के हम, हाँ, बोल के मंत्र हमने बोला, सामने वाले की चिकित्सा हो गई, उसका दर्द दूर हुआ। ये जैसे गाँव में मैंने सुना है कि बिच्छू डंक मार देता है तो लोग उसको उतार देते हैं, मतलब मंत्र पढ़ के उतार देते हैं और उसका दर्द खत्म भी हो जाता है। बिल्कुल उतरता है। मंत्र है, ऐसे मंत्र हैं, मैंने अपने सामने देखा है। एक है मंत्र हैं जी। और बीएचयू ने शुरू किया था भूत विद्या पे, उन्होंने कोर्स ही शुरू कर दिया था, लेकिन शायद बंद हो गया, शायद उन्होंने बंद कर दिया। कोर्स शुरू किया था और है भूत विद्या, भूत चिकित्सा है। मतलब आयुर्वेद भूत को मानता है नहीं, बढ़ावा नहीं दे रहा, मानता है। भूत उतारने को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा वैद्य जी, जैसे कई सारी बीमारियों पे हम लोगों ने बात कर ली अभी तक का, एक वर्ग है जिसमें बहुत सारी समस्याओं पे लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, महिलाओं को लेकर के। हम अभी अगर कहीं सोशली बात करें तो लोग चुप करा देते हैं, जो लोगों की मत बोलो इन सब चीज़ों पे। क्योंकि औरतों को जो समस्याएं होती जैसे इनका मासिक धर्म हो गया, इसको लेकर के कई सारी बीमारियां हैं, टाइम पे पीरियड्स ना आना, तो इस पे लोग बात नहीं करते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है प्रजनन के टाइम पे क्या कोई ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कभी कभार, तो इसको लेकर के जो आयुर्वेदा है इसका क्या दृष्टिकोण है और ये किस तरीके से इस पे काम करता है इसका? देखिए, जो रजस्वला हैं जी, रजस्वमती जब होना चाहिए, उसके पीछे भी खान पान ही कहीं ना कहीं दोषी है। अच्छा। यदि समय पे नहीं आ रहा है तो जो कन्या है उसकी माँ को ध्यान देना चाहिए। यदि प्रॉपर समय पे नहीं आया, पीरियड नहीं आया, एक बार देखिए नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोबारा और तिबारा भी समय से नहीं आ रहा है तो उसे किसी अच्छे वैद्य के पास, अंग्रेजी वाले के पास आप जाएंगे तो वो ऐसी ही मेडिसिन देगा जिससे दूसरी बीमारी निश्चित है, दूसरी ही बीमारी उपलब्ध हो जाएगी, दूसरी बीमारी आप लेके बैठ जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना? हाँ, भविष्य में फर्टिलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी। आप जब वैद्य के पास पहुँचेंगे तो वो प्रॉपर उसी रोग का इलाज करेगा और उस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लास्ट टाइम भी जब इनका ये निवृत्ति काल में पहुँचती हैं, राजस्वला से जब निवृत्ति काल में पहुँचती हैं, उस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। उसमें भी आयुर्वेद की कुछ दवाएं ऐसी हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो मतलब बहुत अच्छी, बहुत कारगर हैं और बहुत जल्द और बिना किसी दर्द के, पीड़ा के आपको निवृत्ति भी दिला देती हैं जी। इसमें भी जैसे आजकल तमाम सारी पिल्स आ रही हैं, लड़कियां तमाम सारी पिल्स यूज कर रही हैं जिनकी वजह से उनका मासिक धर्म इधर उधर हो रहा है। ठीक, आजकल का जो कल्चर गड़बड़ हुआ है, मोबाइल ने जो गड़बड़ किया है, तमाम सारी लड़कियां तो इसी के परेशान हैं। लड़कियां नहीं, लड़के भी परेशान हैं। इस तरह के वीडियो बन रहे हैं, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, इस पे मेरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, मोबाइल पे आ रहे हैं कि लड़के पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियां भी पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं और कहीं न कहीं हम लोग भी उसमें दोषी हैं। हम लोगों का मतलब कि परिवार दोषी है, पेरेंट्स, हाँ, पेरेंट्स दोषी हैं।
उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे लड़के बच्चे इस तरह से ना गड़बड़ होने पाएँ कि उनका भविष्य ही पूरा चौपट हो जाए। ये तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा की भी तो कमी है। शिक्षा की कमी, शिक्षा तो शिक्षालय में मिल रही है, विद्यालय में उस तरीके से खुलकर नहीं बात हो पा रही। हाँ, खुल के बात नहीं हो रही, खुल के नहीं बात समझा रहे हैं टीचर लोग, नहीं समझा रहे हैं। हमारे यहाँ अब ये भी है, जो बोलने जा रहा हूँ इस पे भी बड़ी पाबंदी है हमारे समाज में। सेक्स एजुकेशन नहीं है सही। अगर इसके बारे में बताया जाए मेरे ख्याल से, क्योंकि आज का जो लड़का है एक्सेसिव मास्टरबेशन में फंस गया है। ऐसी वीडियोस जैसे आपने खुद ही बोल दिया, तो मतलब आप अभी हम लोग भी देखते हैं कि गूगल पे अगर हम लोग कुछ खोलते हैं तो अपने आप एड्स आने लगते हैं, अपने आप एड्स आते हैं, पॉपअप्स अपने आप आते हैं। मतलब कोई आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप आ जाते हैं सामने। एक मैं मतलब मेरे साथ खुद हुआ है एक दिन, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि यार फेसबुक चला रहा था, उसके बीच में वो आई थी एकदम क्या कहें, उसके बाद दोबारा नहीं आई। फिलहाल उस तरह का वीडियो दोबारा नहीं आया, लेकिन ऐसा वीडियो था कि हमें भरोसा नहीं हुआ है कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लोग डाल सकते हैं, खुद का लोग डाल सकते हैं। वो खुद थे या नहीं थे, एडिट था क्या था ईश्वर जाने, लेकिन व्यक्तिगत कोई ऐसा डालेगा, ये मतलब बिल्कुल मेरे सोच से बाहर जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी मैंने पॉइंट उठाया लड़कों को लेकर के, तो क्या इसके लिए कोई एक ऐसा उपचार है कि ये जो एक आदत लत लग गई है लड़कों को इन सारी चीज़ों की, क्या ये ठीक हो सकता है आयुर्वेद में? हाँ, मतलब इसके लिए भी उपचार है वहाँ पे? आयुर्वेद में हर चीज का उपचार है, लेकिन कोई लड़का या उसके पेरेंट्स कैसे सामने आकर इन सारी चीज को बोलेंगे? उनको आना होगा, वही खुद से तो कोई बोलेगा नहीं। अच्छे और विद्वान वैद्य को खोजना पड़ेगा। आज विद्वान वैद्य भी नहीं है, मिल नहीं रहे हैं। ऐसा क्या जैसे अभी शायद आपको पता है, छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मैं वो स्टोरी ही पूछना चाहता था। छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था जी, और एक्सीडेंट के बाद कोरोना का पीरियड था। बिल्कुल। हम लोग यहाँ से लेके फैजाबाद गए, फैजाबाद तक एडमिशन कहीं नहीं हुआ, बिल्कुल कोई देखने को नहीं तैयार था उस समय। लखनऊ पहुँचे हैं, लखनऊ में सहारा में किसी तरह एडमिट हुए। सहारा में एडमिट होने के बाद 32 दिन वेंटिलेटर पे रहा है छोटा भाई हमारा, 32 दिन वेंटिलेटर पे रहा, और 32 दिन वेंटिलेटर के बाद उसको छोड़ा गया। लगभग 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने बाद छोड़ा गया। हम लोग घर लेके आए, होश में नहीं आया था। लगभग 2 से ढाई महीने बाद, 2.5 महीने बाद लोग कहते हैं एशिया के टॉप 10 के डॉक्टर हैं डॉक्टर मजहर हुसैन, उन्होंने मना कर दिया कि अब इसको आप लेके जाइए और ये अब होश में नहीं आएगा। और एक चीज़ और पूछूं? हाँ, जैसे आप बता रहे हैं 32 दिन वहाँ पे था, तो कितना आपको देना पड़ा पैसा, हॉस्पिटल का चार्ज? अब वो पर्याप्त पैसा लगा है, अच्छा खासा लग गया। अच्छा खासा पैसा लग गया है उसमें। तो उसके बाद मजहर हुसैन ने जब मना कर दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, उसके पहले कई बार हमारी घर में चर्चा हो चुकी थी, चूँकि मैं इस विधा से इस विधा से था और इस विधा को पर्याप्त जानता था जी। लेकिन चूँकि समाज में इस विधा के प्रति उतना भरोसा नहीं है, तो हमारे घर वाले में माता पिताजी ने भरोसा नहीं किया था। फिलहाल उस कंडीशन भी नहीं थी, कोई भी सामान्य व्यक्ति ना कहता कि हम आयुर्वेद में लेके जाएंगे। लेकिन जब मजहर हुसैन ने मना कर दिया कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे कुछ, तब हम लोग लेके गए हैं चित्रकूट। हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी, और उन्होंने देखने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि बेटा 10 दिन का समय मुझे दो, 10 दिन में इस बच्चे को मैं होश में ले आऊँगा। मतलब उन्होंने इस कॉन्फिडेंस से कहा था कि परिवार को भी हमारे लगा कि नहीं कुछ होगा। पहले दिन ही उन्होंने रायल्स ट्यूब निकलवा दी। मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात थी। खाने के लिए जो पाइप पड़ती है, नाक में नली पड़ती है, उसी से लिक्विड जाता था। 3 महीने से लिक्विड डाइट पे था। उन्होंने वहाँ पहुँचते ही रायल्स ट्यूब निकलवा के फेंक दी और कहा कि इसको मुँह से भोजन देना है, 1 कौर खाए, आधी रोटी खाए, 1 रोटी खाए, जितनी खाए इसको खिलाना है। हुआ यही, वो लगभग आधी रोटी पहले दिन, 3 महीने बाद पहले दिन आधी रोटी दांत से कूच के खाया है। और जिस व्यक्ति की परमानेंट 24 घंटे पुतली नहीं झपकती थी, आँख खुली थी, आँख परमानेंट खुली रहती थी 24 घंटे, वो व्यक्ति 5-7 मिनट 10 मिनट लगभग सोया भी पहले दिन। ऐसा क्या उन्होंने किया? और
हाँ, ये मतलब जो क्विक रिजल्ट की बात है। क्विक रिजल्ट, सोचिए कितना अच्छा रिस्पांस रहा। सिर्फ एक बस्ती हुई थी। बस्ती का मतलब हुआ एनस के माध्यम से कुछ दवाएं डाली जाती हैं। अच्छा। एनस के माध्यम से एक दवा दी गई थी और ये खाया, सोया 5-7 मिनट। दूसरे दिन वैद्य जी सुबह 7 बजे के ही आसपास आए और उन्होंने पूछा कि बेटा कुछ हुआ, कुछ परिवर्तन दिखा? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल भाई, जो 3 महीने से जो काम नहीं हुआ है वो हो गया था। आपके अंदर तो उम्मीद और जाग गई होगी। उम्मीद जग गई थी। तो उन्होंने कहा बस बेटा हो गया, अब तो मैं 10 दिन में दे दूंगा, 10 दिन में तो होश में ले आऊँगा। और 7वें दिन, 10 दिन भी नहीं लगा, 7वें दिन छोटे भाई ने बोल दिया। अच्छा, और आप कितने दिन वहाँ पे रखे? पहली बार देखिए इलाज तो बहुत लंबा चला है। पहली बार हम लोग 54 दिन वहाँ रहे, चित्रकूट में हम लोग 54 दिन रहे। और 54 दिन बाद जब हम लेके आए हैं तो कुछ शब्द ये बोलना शुरू कर दिए थे, प्रॉपर सब कुछ समझना शुरू कर दिए थे। और याददाश्त पूरी तरह से, जैसे एलोपैथ में एक चीज़ और जान लीजिए, एलोपैथ में अगर आप कुछ समय तक कोमा में गए तो उसके बाद आपकी याददाश्त धीरे धीरे करके आती है और कैसे आएगी कुछ पता नहीं है। अच्छा। हो सकता है आप उन्मादी हो जाएं। ये क्या होता है? उन्माद का मतलब पागलपन भी हो सकता है। ओके। एलोपैथ में अगर आप जाते हैं इलाज करवाते हैं, आयुर्वेद से ये सारी चीज़ें नहीं हुई, उन्मादी नहीं हुआ। ठीक, प्रॉपर उसको धीरे धीरे करके रिस्पांस आया है। और आज की डेट में जिसको एलोपैथ ने ये बता दिया था कि अब आप लेके जाइए, जितने दिन है उतने दिन रख लीजिए, आज के दिन वो ठीक ठाक है, सब कुछ अपना काम स्वयं कर रहा है। अच्छा, आपने इतना सही बताया। ये कुछ वहाँ के उपचार के बारे में बताइए कि क्या क्या उपचार किया उन लोगों ने? एक तो जैसे उपचार में एक पंचकर्म मैंने सुना है। पंचकर्म में देखिए, पंचकर्म में 5 चीज़ें हैं। अच्छा, वहाँ पे किया गया था ये? हाँ, पंचकर्म में 5 चीज़ें हैं। तो इनकी वो रोग और रोगी पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा क्या करना है। जैसे साइनस की प्रॉब्लम है या सर में दर्द है, जुकाम है, तो उसके लिए हम लोग सिरोधारा, कुछ चीज़ों के लिए सिरोधारा, नस से धूपन इत्यादि करते हैं। हृदय में आपकी दिक्कत है तो हार्ट अटैक जिसको आया रहता है, धूपन अभी हम लोग की चर्चा हो रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो व्यूअर्स के लिए एक बार बताइएगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हृदय बस्ती देते हैं जी। वात दोषों का 80 प्रकार, सबसे ज़्यादा वात के रोग हैं। हाँ। तो वात के रोगों को दूर करने के लिए हम बस्तियां देते हैं। अच्छा, वात में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? वात में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? वात जहाँ भी दर्द है, दर्द, पेन जहाँ भी है वो वात इन्वॉल्व है। अच्छा, वात वहाँ इन्वॉल्व है, हो गया। मतलब कैसा भी दर्द हो वहाँ वात इन्वॉल्व है जी। अच्छा, ये अभी आप धूपम बता रहे थे। हाँ, धूपन। हाँ, ये थोड़ा सा बताइए। धूपन देखिए, मान लीजिए जुकाम हो गया है या सर में ही दर्द है, तो धूपन के पहले की कुछ प्रक्रिया है। हम अभ्यंग करेंगे जी, छाती तक का अभ्यंग करेंगे। और अभ्यंग तिल से करेंगे। तिल से करने के बाद, अभ्यंग करने के बाद फिर हम जो वैद्य डिसाइड करेगा तैल, वो तैल हम नाक के माध्यम से डालेंगे। 2 बूंद, 4 बूंद, 6 बूंद, 8 बूंद, 16 बूंद, उतना तेल हम डालेंगे। कुछ देर तक हम उसी तरह रेस्ट रहेंगे। उसके बाद धूपन एक बनाया जाता है स्टिक टाइप की, जैसे आप धूप है, अगरबत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें, धूप वाली स्टिक वाली धूप आती है, उसी टाइप से धूप बनाते हैं हम और उसको जलाते हैं और उसको सूंघाते हैं, नाक के माध्यम से सूंघाते हैं। आप तेज़ी से अंदर सांस लीजिए और मुंह से बाहर धुएं को मुंह से बाहर कर दीजिए। तो आपका जो भी कफ है, वो सर में हो, गले में हो, वो कफ आपका बाहर आ जाएगा। आप बाहर कर दीजिए, थूक दीजिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे धूपन आपने बताया, नाक से धुआं अंदर जा रहा है, तो ये तो लंग्स को खराब नहीं करेगा? नहीं, वो चूँकि वो मेडिकेटेड है, नहीं खराब करेगा, मेडिकेटेड है। उसमें कुछ औषधियाँ डाली जाएंगी, ऐसी कुछ औषधियाँ पड़ती हैं। अच्छा। हाँ,
प्रॉपर उसको बनाया जाता है, उसके बाद वो सिगरेट वो सिगरेट नहीं है, सिगरेट नहीं है, वो मेडिकेटेड रहेगा। नहीं, मैं इसलिए चीज़ मुझे भी पूछने की क्यूरियोसिटी थी, और जब आपने बताया तो ये पक्का है कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक बार आएगा मन में कि सिगरेट का धुआं तो नुकसान कर रहा है। नहीं, सिगरेट नहीं पीना है भाई, सिगरेट नहीं पीना है। सिगरेट के धुएं से तो टार बनता है, लोग हाँ, बोलते हैं। नहीं, सिगरेट नहीं। कितने लेवल तक का सिगरेट हमारे शरीर को हार्म कर सकती है आपके हिसाब से? किस लेवल तक? बहुत नुकसानदेह है भाई। वो तो जो हम सुनते हैं, जो रिसर्च बता रही है, उसमें बता रही है कि शायद एक सिगरेट से 5-7 मिनट या 10 मिनट कुछ आयु कम होती है ना। अच्छा, आयु कम हो रही है भाई, तो देख और लो यार। उसके बाद फेफड़े खराब हो रहे हैं, लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, दमे की बीमारी हो रही। तमाम सारे लोग हमारे आसपास ही हैं कि वो सांस ले ही नहीं पाते हैं, एकदम नहीं ले पाते हैं। अभी एक हम जल्दी में एक आया था उधर हमारे सामने, घर के सामने ही उसका घर है। हाँ, ऐसे मतलब बहुत बुरी स्थिति थी उसकी। हाँ, तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का असर था वो। मतलब इतने इस लेवल तक का ये इफेक्ट डालता है बॉडी पर कि सांस नहीं जा रही, मतलब दम भी चला जाता है। हाँ, अभी जैसे हम लोगों की बात हो रही थी महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो आज के समय में सो कॉल्ड जेनजी जो जनरेशन है, जेनजी एक शब्द है अंग्रेजी का, लोगों ने बना दिया है उसको, बड़ा उसमें लेते हैं, जैसे अभिमानित होते हैं लोग उससे, मतलब गर्व महसूस करते हैं कि हम जेनजी जनरेशन के हैं, हम जो सही लगेगा वो करेंगे। तो जो सही लगेगा उसके चक्कर में गलत कर बैठते हैं। और काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो सिगरेट पीती हैं, दारू पीती हैं, और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उनके शरीर पर, और क्या उपचार है आयुर्वेद में उन सारी चीज़ों को वापस से रिवर्स करने का, कुछ इस पे बताइए। हाँ, देखिए, उसके लिए रिवर्स अगर उन्होंने ये सब कुकर्म कर डाले हैं तो उसके लिए हमारे पास आयुर्वेद में वही पंचकर्म हम करवाएंगे। पंचकर्म चिकित्सा से हम इसमें सिरोधारा भी होगी, बमन भी होगा और विरेचन भी होगा। मतलब जो कलेक्शन हुआ है अंदर, ये बड़े कठिन आप जो कलेक्शन हुआ है अंदर, जैसे टॉक्सिन तो समझ आ रहा है। हाँ, ये तो आता है। टॉक्सिन जो अंदर इकट्ठा हुई है उसको हम विरेचन का मतलब हुआ हम लैट्रिन करवा के बाहर करेंगे। लैट्रिन कैसे करवाएंगे उसका भी विधान है। उसमें भी हम 10 दिन के लिए उस व्यक्ति को एडमिट करेंगे, उसे कुछ औषधियाँ खिलाएंगे और उन औषधियों से वो जो कलेक्ट हुआ है उसके संपूर्ण शरीर में उसको हम इकट्ठा करेंगे और फिर उसको हम मल मार्ग से उसको बाहर करेंगे। उसी तरह से बमन करवाएंगे। ये बमन मतलब उल्टी करवाएंगे। तो उल्टी में भी हम 10 दिन के लिए उसको एडमिट करेंगे, औषधियाँ देंगे और मुख मार्ग से उसको बाहर सब बाहर वोमिट हो जाएगा, वोमिट करवाएंगे। अच्छा, तो वो धीरे धीरे करके जो उसका दोष था वो बाहर कर देंगे, वो फिर अपने उसमें आ जाएगी। अच्छा, कई सारी बीमारियां हैं जो घरेलू उपचार से लोग सही करना चाहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कॉमन कोल्ड, मतलब जुकाम बुखार। इन सारी चीज़ों में जैसे लोग बताते हैं काढ़ा पी लो, तो आदमी काढ़ा पीने लगता है, भाप ले लो, ये सारी चीज़ें होती, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट देखिए, आप जो भी काढ़े हैं, हाँ, उनको एक प्रॉपर समय है कि इतने समय तक ही लेना है। लोगों ने क्या किया, महीने 2 महीने 4 महीने लगातार, वही मतलब वो 4 टाइम काढ़ा ही पिए जा रहे चाय की जगह। ये गलत है। तो वो थोड़ा सा एक बता दीजिए कि उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा शरीर पे आपके, वो नुकसान करेगी ही करेगी। लेने का क्या सही तरीका है, काढ़ा वगैरह ये सारी चीजें? जैसे अगर किसी मुझे अभी जुकाम है, दवाओं के तरीके ही लें। 20 ml 30 ml हम मान लीजिए गिलोय ही है, अमृता ही है, हमें अगर प्रयोग करना है, हमको लग रहा है कि नहीं हमें जुकाम बुखार कुछ हुआ है, तो 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते प्रयोग करके उसको बंद कर दें। अच्छा। अब लगातार कंटिन्यू हम सालों तक पी रहे हैं। कोरोना में यही हुआ, 6 महीने तक। नहीं, वो वही कोरोना के बाद से ट्रेंड बन गया है। लोग सुबह वॉक के बाद आएंगे तो मैं चिरेता गिलोय पी रहा हूँ, ऐसा। अच्छा, ओवर यूसेज से समस्या क्या आ रही है? अगर हम जैसे बहुत ज़्यादा पी गए, जैसे कोरोना में हमने पिया था, वो देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग है। वातज पित्तज कफज 3 चीज़ें हैं। किसी पे व्यक्ति को कोई रोग होगा, किसी व्यक्ति को कोई रोग होगा। पित्तज वाले को कोई दूसरा सिम्टम आएगा, कफज वाले को कोई दूसरा सिम्टम आएगा,
वातज वाले को कोई दूसरा सिम्टम आएगा। मतलब जो तो जिस पे हावी हो जाए। हाँ, जो जिस पे हावी हो जाए। अच्छा, तो मतलब एक्सेसिव कोई भी चीज नहीं लेनी हाँ, चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। मतलब नहीं लेनी आप ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद में भी साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट हैं। ठीक है। जबकि एक मिथ इस बारे में बना हुआ है कि आयुर्वेद से कोई साइड इफेक्ट नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है कि हाई नहीं है। ये साइड गलत है। इफेक्ट ऐसे Side नहीं है कि effect अगर उसको ढंग से लिया जाएगा ढंग से तो- लिया जाएगा तो साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अब पता लगा कि आप 6-6 महीने तक कोई दवा लेंगे तो वो अच्छा नहीं है। जरूरत ही क्या हाँ, है इतना जरूरत दवा नहीं है पीने की? उसकी, सही है, जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसा भी जुगाड़ होता है कि मतलब मैंने ये दवा कर ली, उसके बाद मुझे जुकाम जीवन भर नहीं होगा, फीवर मुझे कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं, कुछ होता नहीं। है? देखिए, जब ऋतु का परिवर्तन होगा तो ये बीमारियां भी आवश्यक हैं। कुल मिला के जो आपकी टॉक्सिन है अंदर गई है वो भी बाहर होना चाहिए ना। जुकाम तो होना चाहिए, 1-2 साल में एक बार होना चाहिए कि कुछ बाहर हो जाए। अच्छा वैद्य अब जी, उसके लिए हम क्या करते हैं, तुरंत एलोपैथ में जाके और कफ को अंदर ही अपने फिर प्रकोपित कर लेते हैं। हाँ। अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। वो धीरे धीरे फिर हमारे लंग्स को प्रभावित करती है और भविष्य के लिए हम दमा के श्वास के रोगी बनते हैं। आयुर्वेद से अगर हम करते हैं तो हम दमा के रोगी नहीं होंगे। तो दिनचर्या ऋतुचर्या अगर हमारी दोनों सही रहेगी तो हम रोगी ही ना हों। यही है आयुर्वेद कि हम रोगी ही ना हो। पहली चीज़ तो यही है ना जी। अगर हम आयुर्वेद को जानते हैं, आयुर्वेद में जाएंगे तो पहला चीज़ तो उसका धर्म यही है कि वो आपको रोगी ही नहीं होने देगी। जी, तो दवा का तो नंबर ही नहीं आएगा शायद। अगर हम सही है, जब तबीयत ही नहीं खराब हो रही तो क्यों कोई दवा खाएगा? अगर हमारा भजन भोजन ठीक रहेगा तो हम रोगी होंगे ही नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया एलोपैथ को, अंग्रेजी विचारधारा को। अच्छा, जैसे आप आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं, और वैसे ही एलोपैथ में भी कोई होता है, जैसे नाक कान गले के हो गए, सर्जन हो गए, देश भर के हैं। तो जो सैलरी होती है किस मतलब आपकी ज़्यादा है या उनकी ज़्यादा होती है, या क्या कुछ बराबर होता है? नहीं, बराबर नहीं है। एलोपैथ की ज़्यादा है, आयुर्वेद वालों की कम है। सरकारी में भी? हाँ, सरकारी में भी। सरकारी में भी थोड़ा सा अंतर है। जो आयोग से डॉक्टर आते हैं जी, वो और एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों की सैलरी में बहुत अंतर है। हाँ, लास्ट टाइम तक लगभग बराबर पहुंच जाते हैं दोनों। ये जब रिटायरमेंट के करीब दोनों का लगभग बराबर हो जाता है, लेकिन शुरुआत बहुत कम का है। तो आयुर्वेद के लिए अच्छा नहीं है ये? नहीं, आयुर्वेद के लिए अच्छा नहीं। इसीलिए भाई आयुर्वेद को तमाम तरह से इसको पीछे ही भगाया गया ना, पीछे ही किया गया। जी। अब NRHM से पोस्टिंग होती है 25,000 रुपये पे आज के समय में आयुर्वेद में। हाँ, 25,000 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं। अपने बच्चों का पालन पोषण वो नहीं कर पाएगा। जहाँ पोस्टिंग होगी पता चला 10,000 तो खाली किराया होगा, किराया हो जाएगा घर का उसका। 15,000 में क्या ही कर लेगा? बिजली का बिल अलग से है। हाँ, स्कूल के बच्चों की फीस फिलहाल अब शायद 35 या 40 के आसपास हो गई है। NRHM में भी 35-40 हज़ार के आसपास अच्छा, हो गई ये है। लेकिन वो 35,000 कमा रहा है बेचारा आयुर्वेद वाला, वो 80,000 1 लाख कमा रहा है। कैसे सर्वाइव करेगा भाई? ये क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि कहा जाता है ना, आजकल के जो माँ बाप ये भी कहते हैं बेटा डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसा कमा लोगे। और हम लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर भी, वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के रखते हैं। लेकिन इसमें फिर हम आएंगे, यदि कुशल वैद्य बना तो एलोपैथ वाले को वो फेल करेगा। अब भाई अगर सही कर देगा तो क्योंकि मैंने देखा है इस तरह के चित्रकूट वाले वैद्य जी हैं, 60 बेड का उनका हॉस्पिटल है जी, और उनके यहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए महीने 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। अच्छा, वेटिंग पीरियड है। और एलोपैथ में नहीं है इतना, नहीं है। वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है, एकदम नहीं है। आप जाएंगे, आप तुरंत एडमिट होंगे वहाँ, तो तुरंत जाइए, पैसा जमा करिए, पैसा जमा करिए। आपको। हाँ, दूसरा एक और है, आयुर्वेद में जाता क्यों है आदमी? जी, ये ईश्वर कृपा से आयुर्वेद में जाता है। हमको जो लगता है, हमारी जो थिंकिंग है, कुछ हमारे माँ बाप के या हमारे पूर्व जन्मों के कुछ गुण ऐसे थे, कुछ कर्म ऐसे थे, जिसकी वजह से मैं आयुर्वेद में गया। भगवान धन्वंतरी, भगवान चरक की कृपा रही, महर्षि चरक की कृपा रही कि मैंने आयुर्वेद को चुना, आयुर्वेद को पढ़ा। चूँकि ये वेदों से
वेदों से संचालित हो रहा है, ईश्वर से, सनातन संस्कृति से संचालित हो रहा है, इसलिए हमें कहीं न कहीं लगता है कि नहीं। तो हाँ, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। तो मेरे अंदर ये भावना रहती है कि मैं सामने वाले को लूटूं ना का मतलब कि जहाँ हमें ज़रूरत है 500 रुपए की, तो वहाँ हम 500 सवा 500 ही लें। आयुर्वेद वाला डॉक्टर, चिकित्सक ये करता है, लेकिन दूसरी जगह एलोपैथ वाला कहीं न कहीं 5,000 ले लेता है। 10 रुपए का टेबलेट, हमने खुद भी देखा है कि 10 रुपए का टेबलेट 100 150 रुपए में बिक रहा है। कई बार हमने अखबारों में पढ़ा कि 1100 रुपए की दवा, अभी यहीं पास के हॉस्पिटल की चर्चा हुई थी कि 1100 रुपए की मेडिसिन है किसी दुकान पे, और वही मेडिसिन 7,000 रुपए की बिक रही थी जिस हॉस्पिटल में। अरे बाप रे, वही मेडिसिन 7,000 रुपए की बिक रही थी, 1100 की मेडिसिन 7,000 में। बताइए कितना लूट है। ये आयुर्वेद वाला, सच्चा आयुर्वेद वाला, आजकल लगभग 90% उसमें भी सच्चाई ख़त्म हो गई है। आयुर्वेद वालों में भी उनकी भी मजबूरियां हैं, लेकिन चूँकि उनको सरवाइव करना है इसी समाज के साथ, उन्हीं के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, नहीं चल ही नहीं पाएंगे। मतलब मिलावट रहती है। हाँ, उनकी मजबूरी हो गई है। तो यही है जी। तो दूसरा एक है कि जैसे हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे बच्चे बीमार ही ना हो। हाँ, अभी आपने चर्चा की थी ना कि बीमारी ही ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर बचपन से ही एक मिथ्य और है ना, जो एलोपैथ ने ही, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति ने ही हमारे मन मस्तिष्क में बैठा दिया है कि बालक के जन्म के बाद 6 महीने 8 महीने तक कुछ जाना ही नहीं चाहिए। आयुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, आप स्वर्णप्राशन 0, मतलब जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से आप करना प्रारंभ कर दीजिए। स्वर्णप्राशन क्या है? स्वर्णप्राशन आपका बच्चा बीमार ही ना हो, आपका बच्चा मंदबुद्धि ना हो, आपके बच्चे उन्मादी ना हो। मतलब वो एक समय वो आता है ना कि पागल हो जाता है, तमाम सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसके साथ कि वो दूसरे ढंग का हो जाता है। तो अगर हम स्वर्णप्राशन करवाते हैं, स्वर्णप्राशन की चर्चा भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सालों पहले जी लोकसभा में करी थी, और उसके बाद से स्वर्णप्राशन पे भी खूब काम हुआ है। अच्छा। लेकिन स्वर्णप्राशन अगर वैद्य खुद बना के दे तो और अच्छा ही रिजल्ट आएगा। जी। मैंने तो देखा, स्वर्णप्राशन मैंने करवा के अपने बच्चों पे देखा कि रिजल्ट बढ़िया आता है, बहुत अच्छा आता है। हमारे बच्चे अब बीमार नहीं पड़ते हैं जल्दी से। बीमारी होती है, अच्छा, लेकिन बस उनको किसी प्रकार की कोई औषधि देने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-1 दिन में सबसाइड हो जाती है अपने आप। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा आप बता रहे थे आपको दवा बनाने की। हाँ, ये स्वर्णप्राशन। अच्छा, इसी के लिए। हाँ, स्वर्णप्राशन के लिए ही, स्वर्णप्राशन पे हम जल्दी काम करेंगे जी। और अब हमारे पास जगह हो गई है, हाँ, खाली हो गई है, बिल्कुल। और हम वापस आएंगे, कुछ काम करेंगे समाज के लिए मुझे कुछ करना है जी। और कि बच्चे ही मतलब शुरुआत से ही जो बच्चा पैदा हुआ वही आगे चल के कुछ ऐसा करे। जैसे आजकल बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन अगर हम प्रॉपर समय से हमने उनका स्वर्णप्राशन करवा दिया तो उनका मानसिक विकास भी होगा, वो जो याद करेंगे उनको याद होगा। ये भी एक चीज़ है उसमें स्वर्णप्राशन में। जी हाँ। स्वर्णप्राशन बनता कैसे वैद्य जी? उसमें सोना है, स्वर्ण भस्म है, वचा है, 3-4-5 औषधियाँ हैं। बड़ा महंगा है तो। हाँ, महंगा है थोड़ा सा, लेकिन महंगा क्या है, महंगा कुछ नहीं है भाई। हाँ, महंगा कुछ नहीं है, एक प्रकार से महंगा कुछ नहीं है। जीवन के आगे तो कुछ नहीं है। जीवन के आगे कुछ नहीं है। सही है। क्योंकि अगर आप उसकी रेमेडी करने से या उसका कोर्स करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए तो कुछ महंगा नहीं। सही है। बिल्कुल। काफी अच्छी चीजों पे आप काम कर रहे हैं। मतलब आयुर्वेद सही डायरेक्शन में है। हाँ, सही डायरेक्शन में है। सभी अगर वैद्य जो अब तो 100 सीटों का मान्यता आने लगी है, 100 सीटों की मान्यता मिलने लगी। हम लोगों के टाइम पे जब मैंने किया था तो 40 सीट की मान्यता थी। 40 में हमें लग रहा है हमारे साथ 40 लोग थे। 40 लास्ट तक जब हम पास होके निकले हैं उस टाइम तक 33 लोग बचे थे। अच्छा। 7 ने छोड़ दिया था, उसमें 1-2 लोगों का MBBS में हो गया था, वो चले गए थे, और 3-4 फेल हुए हैं। तो फेल होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया कि अब हमें नहीं पढ़ना है आगे। 33 हम बचे थे। 33 में हमें लग रहा है 3 लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, बाकी 30 ऐसे हैं जो प्योर एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको जीवन यापन करना है,
उनकी मजबूरी, उनकी भी ये मजबूरी condition है। है। हाँ, उनकी भी मजबूरी है। अच्छा, जैसे ये आयुर्वेद की जो पढ़ाई होती है, ये भी एक हमारे वैद्य जी थे यहीं हमारे पास के ही 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वैद्य आरपी सिंह थे, अब नहीं है वो। क्योंकि आप नहीं है ना उस तरफ, नहीं ये गए, एलोपैथ में नहीं आपका गए, झुकाव नहीं हुआ। ये मैंने उनको देखा था, जो रिजल्ट जो हमारे मन में रहता था ना कि एलोपैथ से ही हम ठीक होंगे, जल्दी हमें रिस्पांस उसी में आएगा, तो उन्होंने कुछ उसी समय हमारे उसमें भर दिया मन मस्तिष्क में कि नहीं, आयुर्वेद से भी हम जल्दी लोगों को ठीक कर सकते हैं, क्विक रिस्पांस दे सकते हैं। उसके बाद वहाँ जब हम पढ़ने गए तो ईश्वर कृपा हुई कि नहीं यार, तो जो तुम पढ़ रहे हो उसी पे काम करो ना। सही है। हाँ, दूसरी विधा में क्यों जाओगे। और परिवार का भी सहयोग रहा, परिवार का सहयोग इस तरह से रहा कि मैं कुछ नहीं कमाता रहा और हमारा जीवन चलता रहा। बिल्कुल। प्रेशर वहाँ से हुआ होता तो हम भी कहते भैया चलो पैरासीटामॉल बेचो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसकी पढ़ाई जैसे करना हो, अगर किसी को अपना ये करियर चुनना हो आयुर्वेद में वैद्य बनने का, तो वो क्या माध्यम है? जैसे 12th के बाद क्या क्या कर सकता है चीज़ें? 12th के बाद आपको नीट का एग्जाम देना है। अच्छा, इसके लिए भी नीट का एग्जाम? हाँ, नीट का एग्जाम देना है जी। उसमें आपकी रैंकिंग आएगी, एडमिशन उस हिसाब से डिपार्टमेंट मतलब आपने जो पढ़ाई की आसान नहीं है ये? नहीं, आसान नहीं है। उस समय CPMT होता था, CPMT, PMT, BMT, वो अलग अलग होता था, तमाम सारे परीक्षाएं थी। अब टोटल एक कर दी गई है। अब नीट क्योंकि नीट की परीक्षा आसान नहीं है, और नीट की परीक्षा पास करने के बाद अगर कोई आदमी आयुर्वेद का वैद्य बनता है और उसके बाद उसकी ये कंडीशन हो जाए कि उसको सही से उपचार करने के लिए लोग ना मिले, लोग भाग रहे, तो खैर तब आदमी भागेगा इधर उधर, तो ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। और आयुर्वेद को अगर जिंदा करना है तो फिर थोड़ा सा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इसके ऊपर। हाँ, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट अगर हमारा साथ देना शुरू करे तो शायद जितने वैद्य निकल रहे हैं, अगर उसमें 50% भी वैद्य अपना काम करना शुरू किया, अपना काम का मतलब आयुर्वेद पे उन्होंने काम करना शुरू किया, तो आयुर्वेद बहुत आगे चला जाएगा। बिल्कुल। और एलोपैथ वालों को एक रोगी नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, क्या आप लोग बाबा रामदेव से प्रभावित होते हाँ, हैं? बाबा रामदेव ने भाई आयुर्वेद पूरी तरह से एक प्रकार से खत्म हो गया था। बाबा रामदेव ने ही इसको जागृत किया है, आने के बाद उन्होंने जागृत किया जी, और योग ध्यान प्राणायाम तमाम चीज़ें उन्होंने बताई, आयुर्वेद पे काम किया। उसके बाद से लोग आयुर्वेद की तरफ थोड़ा सा झुकाव हुआ, समाज का झुकाव आयुर्वेद की तरफ हुआ। आयुर्वेद की तरफ उन्हीं का झुकाव, गांव देहात में जो लोग नहीं कमाते हैं जी, वो पैरासीटामॉल की टेबलेट खा रहे हैं, ठीक, लेकिन तमाम लोग वहीं गांव में हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो फ्री वाली औषधि ले आके वो उनको दे देते हैं कि भैया जाकर गले में बांध लो तो हर बुखार दूर हो जाए। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? हाँ, गांव में है। गले में उनके जड़ी बूटी बांध दी जाती है, उनका बुखार ठीक हो जाता है। गले में उनके या हाथ में पहना दिया जाता है, उनका पाइल्स ठीक हो जाता है। कुछ वैद्य ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। तो महिलाओं को श्वेत प्रदर होता है, एक रोग है। अच्छा, जो लाइलाज टाइप का है, एलोपैथ वाले नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ये बीमारी क्या है? मतलब श्वेत प्रदर में सफ़ेद पानी आता है। अच्छा, ओके। सफ़ेद पानी आता है, लाइलाज टाइप का है, वो एलोपैथ वाले नहीं ठीक कर पाते हैं। लेकिन हमारे जो गांव क्षेत्र के वैद्य हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, वो लोग कुछ औषधियाँ देते हैं और वो श्वेत प्रदर गायब हो जाता है, 15 दिन के कोर्स में गायब हो जाता है। अरे अच्छा, एक ऐसे ही टॉपिक मुझे दिमाग में अचानक से आया कि जब जैसे आज के टाइम पे एक ट्रेंड सा हो गया है, सर्जन लोग तुरंत ऑपरेशन करने के लिए कह देते हैं, बच्चा जब पैदा होने वाला होता है प्रेगनेंसी टाइम पे, तो कि ऑपरेशन करा लीजिए आराम से हो जाएगा। जो नेचुरल डिलीवरीज हैं उस पर कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से जैसे कि या तो महिलाएं उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई हैं या पैसे कमाने का तरीका है। आयुर्वेद क्या दोनों चीज़ें हैं। महिलाएं पेन नहीं लेना चाहती हैं और जो डॉक्टर है वो भी चाहता है कि हाँ, जितने जल्दी हलाल करोगे उतना अच्छा पैसा आ जाएगा। और ऐसा मैंने सुना है, ऐसा लोगों के बीच में चर्चाएं मैंने सुनी है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें जो बच्चा पैदा होता है उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल। और जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, इम्यूनिटी पावर डेवलप नहीं होती है। ये मैंने सुना था कहीं पे। नहीं, ये भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हाँ, मतलब कई सारी चीज़ें जो आपने क्लियर की। इनको पहले से ही महिलाओं को कह दिया जाता है ना कि आप रेस्ट करिए। हाँ। रेस्ट करके उनको पहले क्या था, घर में
आटा चक्की होती थी, हाँ हाँ हाँ, महिलाएं चक्की चलाती थी, ओखली, तो हाँ ओखली चलाती थी। तो जितना हलन चलन, मतलब ये पेट का जितना हलन चलन होगा उतना अच्छे से वो बच्चे का विकास होता था और उतने अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। घर में बच्चा पैदा हो जाता था और बगल ही कमरे में पता नहीं चलता था, हाँ हाँ, क्योंकि उस महिला ने इतना काम पहले से ही किया है कि वो आराम से बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती थी। आज शुरुआत में कंसीव हुआ नहीं कि वो डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर ने उसको बता दिया कि अब आप रेस्ट पे चले जाइए, सीढ़ी पे नहीं चलेंगी, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है, रेस्ट करिए एकदम, बिल्कुल आप बेड पकड़ लीजिए, और वो पूरी तरह से शिथिल हो जाती है, बच्चा भी उसी तरह शिथिल हो जाता है। और शिथिलता फिर उसके आने वाले भविष्य में जब वो पैदा होता है उसके बाद भी उसके मन मस्तिष्क हर जगह शिथिलता ही शिथिलता मतलब आलस। हाँ, एक पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे कि जब आप शहर में रहते हैं तो भाषा आपकी लोग समझ पाते हैं? इतना शुद्ध हिंदी में आप बोल रहे हैं, कई सारे शब्द ऊपर से निकल जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं ज्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं। खैर सही है, खैर आप लेकिन हम आयुर्वेद के हैं, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी और संस्कृत का ही प्रयोग करें, क्योंकि बड़ा कठिन आप शब्द बोल दे रहे हैं। ये हमें एक बार दो बार रोका भी गया। हम किसी से बात कर रहे थे तो उसमें कहा गया कि आप बहुत क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। अब यही शब्द देखिए, क्लिष्ट हिंदी। हम लोग तो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी हम लोग बोलते हैं, शुद्ध। और क्लिष्ट हिंदी एक नया शब्द आपने दे दिया। तो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। कई सारे मिथ्स पे आपने बोला और आपने जो समाज के लिए कई सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने अपने घर का ही एक एग्जाम्पल दे दिया, अपने छोटे भाई का। तो लोग होते ना कि कहते हैं कि ये तो मुंह की बात है, प्रैक्टिकल हो तो समझ आया। आपने प्रैक्टिकल भी आपने सामने ले आके देखा है हम लोगों ने, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देखा। हाँ, हमने, अरे हमारे दोस्त प्रैक्टिकल तो हमने भी देखा है। हमें नहीं, अगर किसी को इस पे भरोसा नहीं है तो अभी आपने बता ही दिया है, मेरा पता बता दिया है, वहाँ 10-5 पेशेंट ऐसे आपको मिल जाएंगे जो क्रिटिकल थे जी, जिनको एलोपैथ ने कह दिया था कि नहीं भैया बस अब आप नहीं ठीक हो सकते, आपका सिर्फ एक ही चारा है, ऑपरेशन जी। उनको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। या दूसरा है चित्रकूट, आप चले जाइए, वहाँ चित्रकूट की भी स्थिति ये है जिनका क्रिएटिनिन 14, 15, 16 हो जाता है। अच्छा, हाँ, 14, 15, 16 हो जाता है, उनको भी वैद्य जी ठीक करके लेके आ रहे हैं जी। उनको भी 3-4 क्रिएटिनिन पे पहुंचा रहे हैं, क्रिएटिनाइन पे पहुंचा रहे हैं। किडनी जिनकी पूरी तरह से डॉक्टर एलोपैथ ने बता दिया कि नहीं फेल हो चुकी है तुम्हारी, अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ डायलिसिस और या तो आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, वहाँ हम ट्रांसप्लांट से दूर कर रहे हैं जी। उनके जो पास है उसी को सही करना है। हाँ, जो है वो उसी को हम सही कर रहे हैं। उनके पास चित्रकूट में किडनी के रोगी ज़्यादा आपको मिलेंगे जी। ठीक है, तो अच्छा, सही लगा आपसे बात करके। और मैं ये आप सबसे कहूँगा कि अगर वैद्य जी से आपको मिलना है तो रामा विश्वविद्यालय कानपुर में आप पोस्टेड हैं और आप वहाँ पे जा करके हॉस्पिटल देख सकते हैं, कैसे वहाँ पे इलाज हो रहा है, चीज़ें आप देख सकते हैं, आपके ऊपर है। और बाकी मुझको लगता है कि अब इस पॉडकास्ट को हम लोगों को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। काफ़ी अच्छी बातें हुई, काफ़ी लंबी वीडियो बनी है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आयुर्वेद पे इतनी सारी बातें बताई हम लोगों को। नहीं, आपका भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से लोगों को, जनमानस को ये पता चलेगा कि नहीं, आयुर्वेद क्विक रिस्पांस भी, मतलब जल्दी रिजल्ट भी बिल्कुल देता है। जो एक ये मिथ है लोगों के मन में कि हाँ बहुत धीमा प्रोसेस है। देखिए, बीमारी जैसे जो 5 साल 10 साल पुरानी बीमारी हो गई, उसमें तो भाई 4-6 महीने 8 महीने तो इलाज करवाना पड़ेगा ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किडनी, मान लीजिए आप हृदय के रोगी हैं, हृदय के ही रोगी हैं, एलोपैथ आपको पूरा जीवन, आप 10 साल जिएंगे तो 10 साल आपको एलोपैथ की दवा खानी है। हाँ। एक टेबलेट से दो टेबलेट होगी, लेकिन आधी वो नहीं करवाएंगे। मेरे यहाँ वो नहीं है, आपको हम साल भर हो सकता है दवा खिलाएं, लेकिन साल भर के बाद फिर वो टेबलेट धीरे धीरे कम होती जाएगी और 1.5 साल में पूरी तरह सारी टेबलेटें खत्म हो जाएंगी और आप स्वस्थ जीवन जिएंगे आगे का। बिल्कुल जी। तो आयुर्वेद, ये जो मेन दोनों में अंतर है, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है जी। तो हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में, किसी और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। अभी तो आज आयुर्वेद पे बात हुआ है, फिर हो सकता है जल्दी आपको होम्योपैथ पे भी एक अच्छी सी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।